हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करें जिसमें एनसीईआरटी की सारी बुक्स को हम शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पढ़ाएंगे। तो जो आज के हमारा सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी है। ये 9th क्लास की एनसीईआरटी है। तो चलिए हम चैप्टर देखते हैं कौन कौन से चैप्टर इसमें दिए गए हैं। तो इसमें पहला चैप्टर है भारत आकार की स्थिति। नेक्स्ट चैप्टर है भारत का भौतिक स्वरूप। थर्ड चैप्टर है अपवाह। फोर्थ चैप्टर है जलवायु और फिफ्थ चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। 6 चैप्टर है जनसंख्या। तो हम एक एक करके सारे चैप्टर पढ़ाते जाएंगे और वैसे उस हिसाब से वीडियो अपलोड करते जाएंगे। तो ये हमारा सॉफ्ट नोट्स है जो हमने खुद प्रिपेयर किया है। 9th क्लास की एनसीईआरटी है जिसका नाम है समकालीन भारत। और इसका इंडेक्स जो है हमने अभी पढ़ा, भारत आकार और स्थिति है, और भारत का भौतिक स्वरूप है, अपवाह है, जलवायु है, भारत प्राकृतिक वनस्पति और जनसंख्या है। चलिए तो पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, भारत आकार और स्थिति। तो यहाँ भारत का मैप बना हुआ है और उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में इसके कितनी किलोमीटर की दूरी है ये सब वहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भारत जो है कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो जो कर्क रेखा है वो भारत को 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। देखिए जैसे ये दिया हुआ है, यहाँ से जूम आउट करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में देता है। 2.4% है। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश भारत जो है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। पहले स्थान पे कौन आता है? रूस आता है, दूसरे पे कनाडा आता है, तीसरे पे यूएसए है, चाइना है चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, 6वें नंबर पे 5वें नंबर पे ब्राज़ील है और 6वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, और 7वें नंबर पे कौन आता है? भारत आता है। जो इस भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, और ये कुल विश्व की जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 2.4% है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। ये याद रखिएगा, भारत की जो स्थल सीमा रेखा है वो 15,200 किलोमीटर है और समुद्री तट रेखा जो अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप के साथ अगर जोड़ा जाए तो कितना है? वो 7,516.6 किलोमीटर है। जो अगर भारत के दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। तो भारत के दक्षिण का भूभाग उत्तर में जो है, ये जो क्षेत्र उत्तर साइड है ये चौड़ा है, और ये जब हिंद महासागर की ओर आता है तो ये सकरा होता जाता है, इसी की बात की गई है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ये ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अक्षांश का जो प्रभाव है दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है वो भारत का भौतिक स्वरूप है। इसके मुख्य भौगोलिक वितरण इस प्रकार हैं। पहले नंबर पे हिमालय पर्वत श्रृंखला है, दूसरे पे उत्तरी मैदान है, तीसरे पे प्रायद्वीपीय पठार है, चौथे नंबर पे भारतीय मरुस्थल है, और 5वें नंबर पे तटीय मैदान है, चौथे पे द्वीप समूह है। चलिए तो पहला पॉइंट हम देखते हैं, हिमालय पर्वत और इसकी श्रृंखला भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टिकोण से वलित श्रृंखला है। जो हिमालय पर्वत है वो भूगर्भीय रूप से युवा है और बनावट की दृष्टिकोण से देखें तो ये वलित श्रृंखला है। ये सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली, ये सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक इसका विस्तार है। इसकी जो चौड़ाई है कश्मीर में 400 किलोमीटर है एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। ये याद रखिएगा कि कश्मीर में इसकी चौड़ाई जो है वो 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में भी अधिक विविधता पाई जाती है। पश्चिमी भाग जो है उस हिमालय पर्वत का जो पश्चिमी भाग है उसकी अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में भी विविधता पाई जाती है। बृहद या महान हिमालय, इसका डिवाइडेशन हो रहा है हिमालय का। पहला है बृहद या महान हिमालय,
ये अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। अर्थात जो महान हिमालय है इसमें जो सबसे ऊंची श्रृंखलाएं जो पाई जाती हैं वो महान हिमालय के तहत पाई जाती है, जो कि 6000 मीटर की ऊंचाई है, इससे या इससे अधिक ऊंचाई है। ये क्रोड ग्रेनाइट से बने हैं, ये याद रखिएगा कि क्रोड और ग्रेनाइट से बने हैं और हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं। ये सतत श्रृंखलाएँ हैं, 6000 मीटर से अधिक इनकी ऊंचाई है। ये क्रोड ग्रेनाइट से बने हुए और हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं, ये याद रखिएगा। फिर आता है निम्न हिमालय। निम्न हिमालय जो है इसको दून कहा जाता है, जैसे देहरादून, तो ये निम्न हिमालय का पार्ट है। इनका निर्माण अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनका निर्माण जो हुआ है ये अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। और सबसे लंबी जो इनकी श्रृंखलाएं हैं, निम्न हिमालय के तहत जो सबसे लंबी श्रृंखलाएं वो पीर पंजाल है, धौलाधर है, महाभारत श्रेणी है, कांगड़ा है तथा कुल्लू घाटी है। याद रखिएगा कि निम्न हिमालय के तहत जो सबसे लंबी श्रृंखलाएं वो पीर पंजाल है, धौलाधर है, महाभारत, कांगड़ा और कुल्लू। इनकी जो ऊंचाई पाई जाती है, जैसे हम बृहद हिमालय हमने पढ़ा या महान हिमालय को पढ़ा, तो वहाँ पे जो पर्वतों की ऊंचाई पाई जाती है वो 6000 मीटर से अधिक पाई जाती है। उसी प्रकार इनकी जो ऊंचाई पाई जाती है वो 3700 से लेकर 4500 मीटर की ऊंचाई है और इनकी जो चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर है। अब आते हैं शिवालिक श्रेणी, जो कि सबसे अंतिम और सबसे नवीनतम श्रेणी है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। जैसा हम निम्न हिमालय में पढ़े कि इसकी जो चौड़ाई है 50 किलोमीटर है, वैसे शिवालिक जो है इसकी 10 से 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। वहीं ऊंचाई देखा जाए तो ऊंचाई कम होता जा रहा है। जैसे हम बृहद हिमालय, निम्न हिमालय, शिवालिक, तो निम्न हिमालय में भी ऊंचाई, बृहद हिमालय की ऊंचाई सबसे अधिक है, उसके बाद निम्न हिमालय, फिर शिवालिक की ऊंचाई और कम हो जाती है। तो शिवालिक में जो ऊंचाई पाई जाती है वो 900 से लेकर 1100 मीटर है। ये जो है नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बना है। ये बजरी तथा जड़ोर की मोटी परत से ढका है। शिवालिक जो है ये नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बना है। ये बजरी तथा जड़ोर की मोटी परत से ढका हुआ है। तो ये हिमालय के जो पार्ट हैं ये भी डिवाइड किया गया। जो पंजाब हिमालय होता है उस सतलज और सिंधु के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय कहा जाता है। वही सेकेंड पॉइंट है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय को सतलज नदी और काली नदी के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय कहा जाता है। काली नदी जो है नेपाल में है, नेपाल और भारत की बॉर्डर पे स्थित है। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को क्या कहा जाता है? नेपाल हिमालय कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और चौथा पॉइंट है असम हिमालय। तीस्ता नदी और दिहांग नदी जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, उसके बीच के हिमालय को असम हिमालय कहा जाता है। पूर्वांचल पूर्वी पर्वत श्रृंखलाएं, ये मजबूत बलुआ पत्थर अवसादी शैलों से बनी हैं। ये घने जंगलों से ढकी हैं। पूर्वांचल जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसमें कौन कौन सी हैं? एग्जाम्पल देखा जाए तो पटकाई है, पटकाई भूम, नागा हिमालय, मिजो हिमालय, मणिपुर श्रृंखला पहाड़ियाँ शामिल हैं। इसमें एग्जाम्पल में देखा जाए पूर्वांचल हिमालय पर्वत श्रृंखला किसे कहा जाता है? ये मजबूत बलुआ पत्थर से बनी है, अवसादी शैलों से बनी है, ये घने जंगलों से ढकी हैं। एग्जाम्पल में देखा जाए कि पूर्वांचल पर्वत श्रृंखलाएँ कौन सी हैं? पटकाई है, नागा है, मिजो है, मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं इसमें। सेकेंड है उत्तरी मैदान, पंजाब का मैदान। इसके तहत पहला ऑप्शन है पंजाब का मैदान। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से जो बना मैदान है वो पंजाब मैदान कहलाता है। वही गंगा का मैदान है, बी नंबर पे गंगा का मैदान। इसका विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। ब्रह्मपुत्र का मैदान ये असम में अवस्थित है। नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती, इसे भाबर कहते हैं। भाबर के दक्षिण में सरिताएं पुनः निकल आती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती, जिसे तराई कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, नदियां जो है पर्वतों से जब नीचे उतरते समय शिवालिक की जो ढाल है 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है, वहाँ पे गुटिका मतलब विलुप्त हो जाती हैं। भाबर क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं
या गुटिका का निक्षेपण कर करके वहाँ पे विलुप्त हो जाती हैं। उसके बाद जब वो तराई क्षेत्र में पुनः नदियाँ जो हैं वापस निकल आती हैं, तो भाबर के दक्षिण में सरिताएं पुनः निकल आती हैं एवं नम और दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहा जाता है। तराई क्षेत्र में वन प्राणियों से भरे जंगल हैं। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है। इस भाग को भाबर के नाम से जाना जाता है। भाबर इस मृदा में चूनेदार निक्षेप होते हैं, जिसे कंकड़ कहा जाता है। जो भाबर है वहाँ पे नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर हैं, भाबर क्षेत्र बोला जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रायद्वीपीय पठार। इसके जो शैल है प्रायद्वीपीय पठार के वो आग्नेय हैं। ये भी क्वेश्चन में पूछा है, PYQ बेस है, इसको याद रखिएगा। पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है प्रायद्वीपीय पठार। गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण बना है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो दक्कन का पठार है वो 2 भागों में बटा है। मध्य उच्च भूमि और नर्मदा के दक्षिण में, ये जो दक्कन का पठार है ये नर्मदा के दक्षिण में त्रिभुजाकार है। और फर्स्ट ऑप्शन है नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि कहा जाता है। वही सेकेंड पॉइंट है, यह पश्चिम में चौड़ा लेकिन पूर्व में सकरा है, संकीर्ण है। इसके पूर्वी विस्तार को बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। जो बुंदेलखंड और बघेलखंड है वह भी प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। थर्ड ऑप्शन है, इसके और पूर्व के विस्तार को छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। छोटा नागपुर का पठार जो है वो भी प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है, पश्चिम में ऊंचा तथा पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। सेकेंड ऑप्शन है, उत्तर पूर्व में इसका एक भाग हिमालय कार्बी एकलांग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी जयंतियाँ। अब ये ध्यान रखिएगा कि जो दक्कन पठार का पार्ट है वो मेघालय का कार्बी एकलांग पठार तथा उत्तर कचार पठार पहाड़ी गारो खासी जयंती अभी दक्कन पठार का ही भाग है। जो दक्कन पठार है वो 2 भागों में बटा है। 2 भागों में बटा है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो एक तरफ पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है पश्चिमी घाट में कि पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे होते हैं। जो इनकी ऊंचाई है वो पश्चिमी घाट की अपेक्षा ऊंची है। इसकी ऊंचाई 900 से लेकर 1600 मीटर है, ये ध्यान रखिएगा। थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होता है। फोर्थ ऑप्शन है, इसकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये याद रखिए कि इसकी ऊंचाई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। पूर्वी घाट में होता है, इसकी ऊंचाई 600 मीटर औसतन है। पश्चिम घाट की अपेक्षा पूर्वी घाट की जो ऊंचाई है वो कम है। इसका विस्तार महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैला है। ये महानदी से लेकर के नीलगिरी तक है। इसका विस्तार सतत नहीं है, अनियमित है, अर्थात कटे फीटे भाग हैं, यहाँ पे सतत नहीं है, जबकि पश्चिम भाग जो है वो सतत है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसका सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है जो 1500 मीटर ऊंचा है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय मरुस्थल, इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है, उसे मरुस्थलीय क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट है तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बे ऑफ बंगाल तक विस्तृत है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मुंबई से गोवा तक के क्षेत्र को कोंकण, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिण भाग को मलाबार तट कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। बे ऑफ बंगाल से उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहते हैं, जबकि दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं, ये याद रखिएगा। अब हमारा लास्ट जो पॉइंट है वो द्वीप समूह है। पहले आता है लक्षद्वीप, ये प्रवाल द्वीपों से बना है। ये ध्यान रखिए कि लक्षद्वीप जो है प्रवाल द्वीपों से बना है, 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रवाल क्या होते हैं? ये कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो समूह में रहते हैं। छिछले तथा गर्म जल से इनका विकास होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब अंडमान निकोबार है। अंडमान और निकोबार ये बहुत बिखरे हुए हैं,
मुख्यतः दो भाग में, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार है। इसे 10 डिग्री चैनल जो होता है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ की जलवायु विषुवत वृत्त के समीप है, इसलिए इसकी जो जलवायु है वो विषुवती है तथा यह घने जंगलों से आच्छादित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ के बैरन द्वीप पे स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। और 10 डिग्री जो चैनल है ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करिएगा, हम और भी ऐसे सेशंस बनाएंगे और सारी एनसीईआरटी को हम शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हम कवर करवाएंगे। चलिए, जय हिंद, थैंक यू।